हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माफिया का जुनूनी प्यार पार्ट नंबर 11। शादी से भागना मेहंदी का रंग। हल्दी के दिन सब लंच के लिए चले गए, पर गौरी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सबको लगा कि शायद थक गई होगी, फिर रात को मेहंदी भी है, इसलिए उसको आराम करने देना सबने ज़रूरी समझा। फिर शाम को मेहंदी का प्रोग्राम रखा गया और जैसे ही गौरी को मेहंदी लगानी शुरू हुई, मेहंदी वाली ने चुपके से गौरी के हाथ पर अब रुद्रांश का नाम लिख दिया। गौरी का ध्यान मेहंदी की तरफ बिल्कुल नहीं था, वह अपने आप में ही खोई थी। इसलिए मेहंदी वाली ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर गौरी के हाथ में रुद्रांश का नाम लिखा और फिर बड़े ही चालाकी से उसने मेहंदी लगाकर उसे हाथ पर जल ग्लव्स पहना दिए, यह कहकर कि इससे मेहंदी का रंग अच्छा आएगा। फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होने लगा। बाहर गार्डन में मेहमानों के लिए सब इंतज़ाम किया गया था। स्पेशली लंदन से आए मेहमानों के लिए सब इंतज़ाम किया गया था। डीजे वगैरह लगा था और नाच गाना हो रहा था। एक लड़की स्टेज पर ज़ोरदार परफॉर्म कर रही थी। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझे ऐसे मिलने अकेला, जिसको भी देखूँ दुनिया भुला दूँ, मजनू बना दूँ, ऐसी मैं लैला हो या सॉन्ग बज रहा था। तो लंदन से आए कुछ लोग स्टेज पर चढ़कर उसे लड़की के साथ बड़े ही अजीब तरीके से डांस करने लगे। दरअसल इन्हें इंडिया में शादी अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा फंक्शन बड़ी खुशी से अटेंड कर रहे थे। फिर उनमें से एक बिजनेसमैन स्टेज पर चढ़ता है और उसे लड़की के साथ वैसे ही ठुमके लगाने लगता है। मोहब्बत का दास्ता तुम्हें नाग है या तुम हरे भी दिल में लगी आग है। इस सॉन्ग पर हर कोई खुशी खुशी नाच रहा था। अनिल जी और अनीस जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर रवि खुराना को खुश करने के लिए वह सब यह इंतज़ाम किए गए थे। मेहंदी के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी अभी अपने फ़ोन से विराज को कॉल ट्राई कर रही थी, पर विराज का फ़ोन नहीं मिल रहा था। वह परेशान होकर अपने आप को कहती है कि कहाँ हो तुम, चाहते हो आखिर क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहे। फिर रोते रोते गुस्से से अपने ग्लव्स उतारती है और बाथरूम में मेहंदी धोने चली जाती है। वह इतनी गुस्से में होती है कि उसके हाथ में लिखा रुद्रांश का नाम तक नहीं पढ़ती, बस मेहंदी को रगड़ रगड़ कर धोने लगती है। वह देखती है कि जल्दी मेहंदी धोने के बाद भी उसके हाथ में मेहंदी का रंग बहुत ही गाढ़ा आया था। वह अपने आप से कहती है कि शायद यह विराज के प्यार का रंग है, क्योंकि मैं सिर्फ विराज से प्यार करती हूँ और मेरे मन में सिर्फ विराज के ही ख्याल चल रहे थे। फिर वह बेड पर आकर लेट जाती है, पर उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी। वह अपनी आंखें बंद करती है और यह सोचती है, सोचते सोचते कल क्या होगा। फिर कितनी ही देर बाद उसकी आंखें लग जाती हैं और वह नींद के आगोश में चली जाती है। शायद वह बहुत थक गई थी। उधर रुद्रांश लैपटॉप पर बैठा गौरी की सारी एक्टिविटी देख रहा था। फिर वह अपने आप से ही कहता है कि बस एक दिन बेबी गर्ल, उसके बाद तुम मेरी बाहों में सुकून की नींद, दर्द भरी नींद लोगी, मैं हंसूंगा। अगली सुबह आज अनीस और अनिल जी का मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि उन्हों अपनी बेटी की शादी इस तरह इतनी जल्दबाजी में करनी पड़ रही थी कि वह भी उनकी बेटी की मर्ज़ी के बिना। अनीस भी बहुत परेशान था। लावड़िया उसको समझाने की कोशिश करती है। अनीशा लावड़िया को कहता है, जैसे समझो मुझे पता है मेरी बहन इस शादी से खुश नहीं है, पर मैं क्या करूं। अगर आर्यन ने इसकी शादी नहीं हुई तो इसे रुद्रांश से बचाना बहुत मुश्किल होगा। लावड़िया अनीस से कहती है, अनीस जो भी होगा अच्छा ही होगा, कभी ना कभी तो यह सब ख़त्म ही होगा। फिर अनीस लावड़िया से कहता है, कितने अच्छे दिन थे ना, वो किसी की नज़र लग गई है। काश वह दिन हमारी ज़िंदगी में आया ही नहीं होता, तो आज हम सब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते, इस तरह से डर डर के नहीं। लावड़िया कहती है, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है, हमारी भी ज़िंदगी में रोशनी ज़रूर होगी, तुम देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। फिर अनीश और लावड़िया नीचे हॉल में अपने पापा से मिलने आते हैं और सारी तैयारी देखने लगते हैं। रूम में गौरी बेड पर बैठी विराज को फ़ोन ट्राई कर रही थी। विराज का फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर वह अपने आप से कहती है, क्यों विराज, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ, तुम्हें पता करती हूँ। और फिर गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह शादी नहीं करूँगी, क्योंकि आर्यन के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। इस तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। डिज़ाइनर गौरी को लहंगा लेकर उसके कमरे में आते हैं और गौरी लहंगे को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल गौरी जिस दिन अपनी भाभी के साथ मॉल शॉपिंग के लिए गई थी, उसके साथ वह
हादसा हुआ था उसमें ठीक पहले उसने मॉल में ही चलते चलते एक रेड कलर का ब्राउन ब्राइडल लहंगा देखा था जो कि उसको बहुत पसंद आया था। वह उसे देखकर 2 पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसके मन में एक बार आया था कि वह अपनी शादी में पर ऐसा ही लहंगा पहनेगी। फिर 2 ब्यूटिशियन गौरी के पास आती है उसको तैयार करने और उसे कहती है कि मैम प्लीज़ आप यह लहंगा पहनकर बाहर हम आपको तैयार कर देते हैं। गौरी बड़े भारी मन से वह लहंगा हाथ में लिए बाथरूम में जाती है और सोचती है अब शायद भगवान भी मुझे नहीं बचा सकता। वह जब लहंगा पहनने बाहर आती है तो वह ब्यूटिशियन उसको देखकर हैरान रह जाती है। गौरी इतनी प्यारी लग रही थी कि उन दोनों लड़कियों की नज़र उसे पर ठहर जाती है। खुले बाल बिना मेकअप के भी वह स्वर्ग से उत्तरी अप्सरा लग रही थी, बल्कि यूँ कहें कि वह सब अप्सराओं को भी पीछे छोड़ रही है। वह दोनों लड़कियां एक दूसरे को आपस में कुछ इशारा करती हैं और गौरी को तैयार करने ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा देती हैं। थोड़ी देर बाद जब वह उसको तैयार करती हैं तो वह एक लड़की जो कि उनसे साथ ही थी, अभी वह नीचे थी, वह रूम में एंटर करती है। उसके हाथ में भी बड़े बड़े बॉक्स पकड़े हुए थे। वह आते ही उन दोनों लड़कियों को कुछ इशारा करती है और फिर गौरी के पास जाकर उसके कान में बोलती है विराज नीचे आपका वेट कर रहा है। गौरी जैसे ही विराज का नाम सुनती है वह हैरानी से उससे लड़की को देखने लगती है। तो लड़कियां के इशारे से वो कहती है प्लीज़ अभी चुप रहें क्योंकि विराज ने ही मुझे भेजा है आपको लाने के लिए अपने साथ। ऊपर वह एक बॉक्स में एक काला बुर्का निकालती है और गौरी को बोलती है कि आप इस लड़की के साथ नीचे चले जाएं, यह आपको सही सलामत बाहर गेट तक पहुंचा देगी और बाहर गाड़ी में विराज आपका वेट कर रहा है। तो गौरी उससे कहती है कि तुम विराज को कैसे जानती हो और फिर आज मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा है और उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वह इंडिया आया हुआ है। लड़की कहती है दरअसल आपका फ़ोन टैप हो रहा था इसलिए विराज ने हमें भेजा है आपको नीचे लाने के लिए। वह आपको बाहर इंतज़ार कर रहा है, जल्दी कीजिए, बिल्कुल समय नहीं है। तो गौरी कहती है अगर मैं इस तरह से चली गई तो मेरे पापा और भाई क्या सोचेंगे। वह फिर कहती है कि विराज ने क्यों नहीं मेरी बात मानी और उनसे बात क्यों नहीं की, क्यों वह पहले नहीं आया। तो वह लड़की कहती है उसने आपके भाई से बात की थी पर आपके भाई ने नहीं माना और उससे धमकी दी कि वह आर्यन खुराना को सब बता देगा और आप आर्यन खुराना को अच्छे से जानते हैं। गौरी को आर्यन की दी गई हुई धमकी याद थी। हाँ, अपना सिर हिलाकर कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर वह कहती है कि अभी थोड़ी देर में भाभी रूम में आएंगी, अगर मैं नहीं होंगी तो। लड़की एक और बड़ा सा बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से वह लाल जोड़ा निकाल देती है। आर्यन खुराना ने गौरी के लिए भेजा था। इससे कहती है यह लड़की आपकी जगह दुल्हन बनकर बैठेगी और किसी को शक नहीं होगा। फिर मैं गौरी को कहती हूँ कि आप प्लीज़ जल्दी, वह मंदिर में आपका इंतज़ार कर रहा है। उसने आपको दुल्हन के रूप में ही बाहर भेजने के लिए कहा है क्योंकि वह ज़रा भी समय ख़राब नहीं करना चाहता। फिर गौरी उसकी बात मानकर खुशी खुशी वह बुर्का पहन लेती है और बड़े आराम से नीचे चढ़ने के लिए चाहती है। हालांकि कि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतना हैवी लहंगा और उसके ऊपर ऐसा बुर्का पहनना हुआ। उसमें काफ़ी मोटी दिख रही थी। वह शायद जानबूझकर ही किया गया था ताकि किसी को उन पर शक ना हो क्योंकि जो लड़की आई थी वह थोड़ी चबी चबी थी। वैसे पर्सनली मैं बहुत चबी हूँ। और गौरी जब बाहर आती है तो देखती है कि एक बड़ी सी लड़की ब्लैक रंग की जिसके काले शीशे थे वह थोड़ी दूर ही इस तरह से पार्क की हुई थी किसी पर उसकी नज़र ना पड़े। गौरी उसे गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है। जानने के लिए आगे बने रहिए। धन्यवाद। सिर्फ माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे।